हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बेस्ड क्लासेस में। दोस्तों, आज की सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि मैं लेकर आया हूं गणित शिक्षण यानी कि मैथ पेडागोजी, जिसका आप सभी को इंतज़ार था। दोस्तों, अगर आप सभी को गणित यानी कि मैथ पेडागोजी को हल करने में या सवालों को समझने में कोई कठिनाई होती है तो इन सभी सवालों का समाधान इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएगा, क्योंकि मैं प्रश्नों के चारों विकल्पों के सटीक विश्लेषण के साथ व्याख्या करने की कोशिश की है, जिससे आप सभी के अंदर समझ को विकसित किया जा सके। और एक बार समझ विकसित हो गई दोस्तों, तो आपके अंदर मैथ पेडागोजी के साथ साथ सभी विषयों की पेडागोजी को समझने की क्षमता आ जाएगी। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से यही कहना है कि विश्वास के साथ आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अच्छा ना लगे दोस्तों तो चैनल को नो लाइक, नो सब्सक्राइब, नो शेयर। बाकी किसी भी चैनल से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे चैनल से ही पढ़ें, आप किसी भी चैनल से पढ़ें। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी सफल ज़रूर हों। तो दोस्तों, चलते हैं आगे, प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। देख सकते हैं आप दोस्तों, ये पट्टी है जिसको दो भाग में किया गया है, इसको एक चार भाग में और इसको एक भाग में दोस्तों। तो कह रहा है भिन्नों की संकल्पना पढ़ाते समय। देखो, संकल्पना का मतलब होता है दोस्तों एक तरह से कल्पना करना। तो भिन्नों की योग की जब कल्पना बच्चों से कराएगा दोस्तों, उस पाठ पर योजना बना रहा है कि बच्चों से हम कैसे इस पाठ को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, ताकि बच्चे उसकी संकल्पना कर सके। शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि कर रहा है दोस्तों। ये गतिविधि क्यों कर रहा है, आइए ऑप्शन में देखते हैं, तब समझ में आएगा दोस्तों। पूछ रहा है कि उपर्युक्त गतिविधि है, उपर्युक्त गतिविधि है दोस्तों। पहला ऑप्शन है दोस्तों विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि, दूसरा ऑप्शन है विषय वस्तु संबंधी गतिविधि, तीसरा ऑप्शन है विषय वस्तु पश्य गतिविधि, चौथा ऑप्शन है समय बर्बादी। तो आपका समय बर्बादी गलत है दोस्तों, क्योंकि किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले या पढ़ाने से संबंधित कोई कार्य किया जाता है तो समय की बर्बादी नहीं होता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है विषय वस्तु पश्च संबंधी दोस्तों। तो विषय वस्तु पश्च मतलब कि जब विषय वस्तु को हम पढ़ा लेते हैं उसके बाद की गतिविधि ये बता रहा है दोस्तों। ये जो गतिविधि हो रही है 1/2, 1/4, 1/8 की, पन्ना मोड़ने की या कागज मोड़ने की या पट्टी मोड़ने की दोस्तों, तो उसको कह रहा है कि विषय वस्तु के पश्च, पश्च माने होता है बाद में दोस्तों, पश्च माने होता है बाद में। तो ये बाद की गतिविधि बता रहा है, तो बाद की गतिविधि नहीं है दोस्तों, ये पहले की गतिविधि है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हुआ। दूसरा ऑप्शन है विषय वस्तु संबंधी गतिविधि। तो विषय वस्तु संबंधी गतिविधि है दोस्तों, ये तो सही है, लेकिन ये जो गतिविधि है दोस्तों ये विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि है दोस्तों। जैसे जब भी एक शिक्षक क्लास में जाता है दोस्तों, तो क्लास में जाने से पहले जो चीज़ों को पढ़ाना रहता है उसके व्यवहारिक और पारिवारिक एवं आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए उसको संकल्पना सिखाता है दोस्तों। क्योंकि जो परिवार से सीखे रहते हैं उसी को जानते हैं, आपकी किताबी भाषा को नहीं जानते हैं दोस्तों। तो उनसे जोड़ते हुए हम किताबी भाषा को जोड़ते हुए आसान बनाते हैं। इसलिए हमें बच्चे घर पे कागज़ मोड़ना अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों। कागज़ को मोड़ना, रस्सी को काटना, एक तरह से गन्ने को भी काटे रहते हैं तो जानते हैं कि इसका हम टुकड़ा कर रहे हैं दोस्तों। और रोटी सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक तो रोटी है दोस्तों। रोटी को भी बच्चे 2 भाग में, 4 भाग में तोड़ के खाते हैं या बांटते हैं, तो उससे भी इस संकल्पना को दृढ़ बनाया जा सकता है, ताकि बच्चे इस संकल्पना से नए चीज़ों को सीखे और अपने अंदर आत्मसात करें दोस्तों। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। ये जो गतिविधि है दोस्तों ये पाठ पढ़ाने से पहले की है, इसीलिए पाठ योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है दोस्तों। तो विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न दोस्तों। लिख रहा है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, हमेशा कक्षा 3 की बात कर रहा है तो कक्षा 3 के बारे में ही सोचना है, न कि 4-5 के बारे में सोचना है। और उससे अच्छा हो जाए उसके बारे में भी नहीं सोचना है।
कक्षा 3 का बच्चा जितना कर पाता है उसी के बारे में बस सोच के इसको उत्तर देना है दोस्तों। लिखा है संख्या पद्धति को पढ़ाने का उद्देश्य पूछ रहा है दोस्तों कि जब हम बच्चों को एक संख्या पद्धति पढ़ाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों। तो आपको बता दें दोस्तों कि जब हम बच्चों को संख्या पद्धति पढ़ाते हैं उसका उद्देश्य यही रहता है दोस्तों कि बच्चों के अंदर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक की संख्याओं का समझ हो जाए दोस्तों। इसके साथ साथ इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थानों की भी अच्छी से उनको समझ हो जाए, यही इसका उद्देश्य होता है दोस्तों संख्या पद्धति पढ़ाने का। क्योंकि कक्षा 3 का विद्यार्थी है दोस्तों तो 1000 से ऊपर नहीं जा सकता है दोस्तों। क्योंकि इस चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ तो जानता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक प्राइमरी टीचर हूँ। तो आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों कि कक्षा 3 में 1000 तक की संख्याओं को बच्चों को पढ़ाया जाता है और इससे ऊपर की संख्याओं को कक्षा 5 और 4 में पढ़ाया जाता है। तो कक्षा 5 और 4 के बारे में हमें नहीं सोचना है, हमें कक्षा 3 के बारे में सोचना है दोस्तों। तो संख्या पद्धति का एक ही उद्देश्य होता है दोस्तों कि बच्चों को इकाई, दहाई और उसके साथ साथ स्थानीय मान की समझ हो जाए। तो आइए अब ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों कि ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन में दिया है दोस्तों कि पहला ऑप्शन है 6 अंकों तक की गणना करना। देखिए दोस्तों हम यही बताएं कि कक्षा 3 में तक 6 अंकों की गणना, अभी संख्या पद्धति की बात कर रहा है तो संख्या पद्धति की ये बात की क्रिया है दोस्तों। गणना करने में हर चीज़ें आती है, 6 अंकों की गुणा, भाग, जोड़, घटाना। तो संख्या पद्धति का ये उद्देश्य नहीं है। संख्या पद्धति का उद्देश्य है दोस्तों कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का ज्ञान हो जाना, बच्चों के अंदर उसकी समझ हो जाना कि दहाई कहाँ है, इकाई कहाँ है। उसके साथ साथ उसके स्थानीय मानों को भी जान लेना दोस्तों, ये होता है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों। दूसरा ऑप्शन दिया है दोस्तों संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। दोस्तों आपको हम बता दें ये ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अभी हम बताएं कि एक संख्या पद्धति का यही उद्देश्य होता है कि बच्चों के अंदर इकाई, दहाई, सैकड़ा का अच्छी तरह से समझ हो जाए, साथ साथ उसके स्थानीय मानों को भी समझ हो जाए दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तीसरा देखते हैं दोस्तों 4 अंकों वाली संख्या की योग और व्यकलन को कौशल की प्रवृत्ता बता रहा है दोस्तों। ये कह रहा है कि 4 अंकों वाली संख्या का योग, योग माने जोड़, व्यकलन माने घटाना होता है दोस्तों, के कौशल में प्रवृत्ता, प्रवृत्ता मतलब कि उसमें निपुण हो जाए दोस्तों। ये कह रहा है कि 4 अंकों की संख्याओं के जोड़ और घटाना में ये बच्चा क्या हो, निपुण हो जाए। तो ये भी ऑप्शन गलत है दोस्तों। यहाँ भी संख्या पद्धति की ही बारे में बस पूछ रहा है दोस्तों को, हमें उसी के बारे में सोचना है। और ये संख्या पद्धति के ज्ञान के बाद की क्रिया है जोड़ा और घटाना, गुणा, भाग। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों। अब आते हैं चौथे नंबर पे दोस्तों। चौथा नंबर दिया है बड़ी संख्याओं को पढ़ने और कौशल में प्रवृत्ता प्राप्त करना। ये भी संख्या पद्धति को सीखने की बात की क्रिया है दोस्तों। बड़ी संख्याएं हम 5 में सीखते हैं, 6 तक की, 7 तक की संख्याओं को, और उसको संख्याओं को पढ़ने और कौशल में प्रवृत्ता। तो अभी जब तक हम संख्या पद्धति नहीं जानेंगे दोस्तों तो बड़ी संख्याओं को न पढ़ पाएंगे न उस कौशल में हम प्रवृत्ता कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम देख सकते हैं लिखा है दोस्तों कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है उचित उपागम है। उपागम का मतलब उपाय होता है दोस्तों। कौन सा उपाय है जिससे बच्चे समझ जाए कि विभाजक से हमेशा कम शेष होता है। ठीक है दोस्तों, और एक कक्षा 4 की बात कर रहा है तो आप कक्षा 4 के बारे में ही सोचेंगे, न कि उससे कम और ज़्यादा के बारे में सोचेंगे दोस्तों। क्योंकि ये पैडागोजी है, जो कहता है उसके अनुसार ही करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे तो पक्का ही गलत दिशा में जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं दोस्तों। पहला कह रहा है वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में सामूहित करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है दोस्तों। दूसरा कह रहा है श्यामपट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है। तीसरा है दोस्तों अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना। चौथा है दोस्तों विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम समझते हैं इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो सही है दोस्तों
वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1। और 1 कैसे सही है इसको हम समझते हैं दोस्तों। हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं दोस्तों कि जब कोई बच्चा स्कूल में आता है पढ़ने तो वो अपने पारिवारिक परिवेश को साथ में लेके आता है। जो अपने परिवेश से सीखा रहता है, अपने परिवार से, अपने आसपास के वातावरण से, उसी को लेकर आता है दोस्तों। तो हमको स्टार्ट पढ़ाना वहीं से करना है जहाँ से वह सीख के आया दोस्तों। क्योंकि प्राइमरी में कहा जाता है कि पहले मूर्त चीज़ों को किया जाता है। मूर्त चीज़ों का मतलब होता है जो चीज़ दिखाई देती है, तो जो चीज़ बच्चा अपने घर में आसपास देख के आया उस चीज़ को दिखा के अगर हम पढ़ाने की कोशिश करें तो किताबी ज्ञान को भी आसानी से सीख लेगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं। कह रहा है वस्तुओं को विभाजक के गुणजों के रूप में एक उदाहरण दे के आपको समझाते हैं। जैसे 45 गोलियां हैं दोस्तों, 45 गोलियां, और इसको हम बच्चों से कह सकते हैं दोस्तों कि इसको 7 के समूहों में बांटना है दोस्तों। तो समूहों में बांटना घर से ही बच्चा सीखा रहता है। जैसे रोटियों को, 3-3 रोटियों को, टाफियों को आपस में बच्चे बांटते हैं कि 2 टाफी तुम लो, 2 टाफी, जितने भाई बहन होते हैं आपस में पता चलता है उसके लिए झगड़ा भी कर जाते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ को पहले से ही जानते हैं। तो जब हम 45 को 7 के समूहों में बांटने को कहेंगे दोस्तों तो बच्चे बांटेंगे समूह में। जगह की कमी की वजह से हम गोली बना के नहीं दिखा रहे हैं दोस्तों, ऐसे ही दिखा दे रहे हैं। एक में 7 गोली रखेंगे एक समूह में, दूसरे समूह में 7 गोली रखेंगे, तीसरे समूह में 7 गोली रखेंगे, चौथे समूह में 7 गोली रखेंगे, पाँचवें समूह में 7 गोली रखेंगे, छठवें समूह में 7 गोली रखेंगे, और सातवें समूह में गोली बचती है दोस्तों 3। क्योंकि 7 छक 42 हो जाता है दोस्तों। तो जब 7 का समूह बनाएंगे बच्चे तो खुद अनुभव करेंगे कि हम 7-7 का समूह बना रहे हैं तो लास्ट में एक समूह नहीं बन रहा है, वो बचता है 3। तो इसी को बच्चों को सिखाएंगे दोस्तों कि ये शेषफल होता है। और ये हमेशा आप देख रहे हैं कि जो 7-7 का समूह बन रहा है उससे हमेशा ये कम हो रहा है। जब तक अगर इसमें अगर यह संख्या भी 7 हो जाती तो एक समूह और बन जाता। तो उसी को कह रहा है जो समूह नहीं बनेगा वो शेषफल होता है दोस्तों, और शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और यही प्रश्न भी कह रहा है कि वस्तुओं की विभाजक के गुणजों के रूप में गुणजों में समूहित कृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। आप देख सकते हैं जो समूह में 3 नहीं है यह विभाजक से हमेशा कम होती है। और ये आपका गुणज बन गया दोस्तों 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हम 7 6 के 42 गुणजों में भी इसको बच्चों को हम यहाँ से सिखा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे भी जितने ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों उसको भी हम समझ लेते हैं। लिखा है कि श्यामपट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है दोस्तों। बहुत सारे सवाल देना, बहुत सारे अभ्यास कार्य कराना, ये निगेटिव पॉइंट आता है दोस्तों और ये हमारा गलत हुआ। इसके बाद है दोस्तों अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट कराना। अनेक बार फिर आ रहा है दोस्तों, ये अनेक जहाँ आता है ये भी निगेटिव पॉइंट कहलाता है और ये गलत है। आप सोच सकते हैं कि अनेक बार मौखिक रूप से बस बता देने से विद्यार्थियों में क्या ये समझ हो पाएगी जो यहाँ गुणजों के रूप में आप बता रहे हैं। इस प्रकार से यह भी गलत हुआ दोस्तों। चौथा लिखा है विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है दोस्तों। ये मिश्रित भिन्नों की बात कर रहा है दोस्तों, हम बता दे रहे हैं। जैसे इसी संख्या को हम लेते हैं दोस्तों 45 में 7 का भाग देंगे दोस्तों तो 7 छक 42 हो जाएगा। आपका बचेगा शेष 3। और जब मिश्रित भिन्न बनाते हैं तो दोस्तों शेष ऊपर होता है और जो भाजक होता है वो नीचे होता है। भागफल इसके सामने होता है हमारा 6 7 42 3 45/7 हो जाएगा दोस्तों। इसी को मिश्र भिन्न कहते हैं। इस रूप में लिख देने से ये मिश्र भिन्न हो जाती है और साधारण भिन्न हमारी होगी 45/7 और इसी का ये मिश्र भिन्न है दोस्तों। तो इस तरह से लिख देने से भी हमें वो समझ नहीं आएगी जो वस्तुओं के गुणजों को करने पे आ रही है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि गणित में गणना करने संबंधी कौशल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। कौशल मतलब स्किल होता है दोस्तों। तो कह रहा है कि गणित में
गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। इस चारों में से बताना है कि गणना करने का मतलब सभी क्रियाएं आ जाती है दोस्तों, जोड़ घटाना गुणा भाग, गणित की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसी को गणना करना कहते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन दिया है केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर दोस्तों। इसका मतलब संकल्पनात्मक का मतलब होता है दोस्तों कल्पना करना, परिस्थिति के अनुसार, जिस परिस्थिति में उस परिस्थिति के अनुसार कल्पना करना दोस्तों होता है। तो कल्पना करने से ही गणित की गणना संबंधी कौशलों का विकास हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा गलत होगा दोस्तों, इससे पूरा विकास नहीं होगा। एक तरह से सही कह रहा है कि संकल्पना करना, लेकिन बच्चों को हम उसके बारे में पहले बताए नहीं, बस संकल्पना कराएं। तो हमारा लिखा है केवल, इस बात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ केवल लिखा है। केवल हमेशा निगेटिव होता है, सी टेट में केवल कहीं भी आ जाए आप इसको हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा गलत होता है। इसका कहीं कहीं शायद सही हो जाए, लेकिन दोस्तों ये हमेशा माना जाता है 90% गलत होता है। सी टेट में केवल जहाँ भी आ जाए हमेशा क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर पहला गलत। इस ट्रिक को भी आप सीखते चलिए दोस्तों। दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं, केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके फिर केवल आ गया दोस्तों, तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया दोस्तों। अब तीसरा लिखा है कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधि का आयोजन करके। अगला भी देख लेते हैं दोस्तों, तब बताते हैं। चौथा लिखा है संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए अधिक से अधिक अभ्यास। ये भी अधिक से अधिक अभ्यास भी गलत होता है दोस्तों, निगेटिव में आता है। ज़्यादा से ज़्यादा काम देकर बच्चों को हम कुछ नहीं पढ़ा पाएंगे जब तक उनके अंदर सीख पैदा नहीं करेंगे दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाता है दोस्तों। कह रहा है कक्षा में आयोजन हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करना। इसका मतलब होता है दोस्तों कि कक्षा में जब अभ्यास कराएंगे हम दोस्तों, तो उसको कोई गतिविधि के माध्यम से, गतिविधि में खेल हो सकता है, पहेली हो सकती है, कोई गणितीय कार्य हो सकता है जो क्रियाशील हो, जिसमें सभी बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले दोस्तों। जब आप खेल गतिविधि कराते हैं तो बच्चे जो नहीं सक्रिय रहते हैं वो भी सक्रिय हो जाते हैं, खेल में सभी रुचि लेते हैं। तो ये गतिविधि, कोई भी गतिविधि करा सकते हैं, उस गतिविधि के द्वारा आयोजन करके हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उनको सीखने की क्षमता बढ़ती है दोस्तों, और सभी बच्चे सक्रिय रूप से उसमें भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा ऑप्शन सही होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डॉट डॉट में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है दोस्तों। अगर आप अबेकस के बारे में नहीं जानते हैं दोस्तों तो इस चित्र को देख लीजिए, और यही चित्र है अबेकस का। इससे क्या क्या होता है अभी बता रहे हैं दोस्तों। ये लिखा है कक्षा 2 के बारे में लेकर हमें सोचना है दोस्तों, न 3, 4, 5 उसके बारे में नहीं सोचना। कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डॉट डॉट में विद्यार्थियों की सहायता करता है। अबेकस हर प्रकार की गणितीय क्रियाओं को सहायता करता है दोस्तों, जोड़ घटाना गुणा भाग के साथ साथ कठिन भिन्न को भी सॉल्व करने में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, आप अबेकस को जान गए कि अबेकस का कार्य क्या होता है, आप समझ गए भली भांति से। अबेकस का कार्य होता है जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाते वक्त, उसके साथ साथ कठिन सवालों को भी हल कराता है, कुछ जैसे भिन्न और घन निकालना दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं हम। पहला, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करना। दूसरा दिया है स्थानीय मान की महत्ता को समझने। इससे हम स्थानीय मान की महत्ता को आराम से समझते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। बिना त्रुटि के संख्या को पढ़ने, ये भी सही है दोस्तों। इसमें जब हम संख्या को ऊपर नीचे करते हैं तो ये बिना त्रुटि का होता है। बच्चे पहले से ही परिवेश से सीख के आए होते हैं, गोलियों खेले रहते हैं, 1, 2, 3 गिने रहते हैं, टाफिया गिने रहते हैं, अमरूद को गिने रहते हैं, सेब को गिने रहते हैं। तो उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार से वो बस सिंबल से संबंध नहीं रखते हैं परिवार में कि सिंबल 3 कैसे बनता है, 4 कैसे बनता है, वो आके विद्यालय में सीखते हैं। और वो कैसे सीखते हैं, जब अपने परिवेश की वस्तुओं को गिनते हैं, वो गिनना जानते हैं, लेकिन 3 लिखते कैसे हैं ये कक्षाओं में आके जानते हैं दोस्तों। बिना त्रुटि के संख्याओं को पढ़ना अबेकस के द्वारा, ये भी सही है दोस्तों। चौथा ऑप्शन की शब्दों में दी गई संख्याओं के समान अंक लिखने। जैसे शब्दों में लिख दिया गया जैसे 30, अब 30 को इस अबेकस के द्वारा इस पे भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं दोस्तों। उस तरह से बच्चे इसका अभ्यास करके इसको सीखते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, और साथ साथ भिन्न की भी क्रियाओं को इससे करने की समझ होती है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ दोस्तों। इसी में यह सहायता नहीं करता है, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में यह सहायता नहीं करता है दोस्तों, क्योंकि यह
कक्षा 2 के छात्र हैं, गणना में गलती कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इनको तो हमको एक बेसिक समझ बनाना है कि गणना होती कैसे है। इस तरह से आप इस सवाल को समझ सकते हैं और इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। कक्षा 2 की बात कर रहा है तो कक्षा 2 के बच्चे गणना में परिशुद्धता प्राप्त नहीं कर सकते हैं दोस्तों, जरूर कहीं न कहीं गलती करेंगे। वो सीखते हैं और जब उच्च कक्षाओं में जाते हैं तब गणना करने में परंपरागत और महारत हासिल करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि कह रहा है दोस्तों कोई पैटर्न दिया जाता है, उसकी पहचान करके प्राथमिक स्तर के बच्चे जो होते हैं और फिर उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये तो सही बात है दोस्तों कि हिस्सा है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ जैसे कि हमने लिख दिया कि 2 + 3 = 5 और इस तरह से बच्चों को हम लिख दें और एक यहाँ खाली बक्सा बना दे बराबर लिख दे 6। तो बच्चा इस पैटर्न को देखता है कि 2 + 3 = 5, यहाँ कुछ है तो यहाँ भी भरने की कोशिश करता है कि क्या रहेगा कि बराबर 6 आएगा। इस तरह से बच्चों में बोध पैदा होता है दोस्तों, बच्चे चिंतन करते हैं और अपने सोच को यहाँ प्रदर्शित करते हैं कि यहाँ होगा क्या। ठीक है दोस्तों, तो एक गणित का अनिवार्य हिस्सा है। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों। पहला ऑप्शन लिखा है कि अब विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उसकी सहायता करता है। यह बिल्कुल सही है दोस्तों, यह ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अभी हमने बताया है कि यह यहाँ सोचने पर उसको मजबूर करता है बच्चों को यह पैटर्न, इसीलिए गणित में पैटर्न बहुत जरूरी होता है दोस्तों। अब लिखा है सृजनात्मकता, एक शब्द है सृजनात्मकता दोस्तों। सृजनात्मकता का मतलब होता है दोस्तों ऐसी कोई भी क्रिया जो हम पहले से सीखे हैं उस क्रिया के अनुसार नए क्रिया का सृजन करते हैं तो उसे सृजनात्मकता कहते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पैटर्न है, इसको हम सीख चुके दोस्तों, यहाँ की 2 + 3 = 5 होता है, तो यहाँ हम 2 + 1 और ये खाली बक्सा बना दिए बराबर 6 लिख दिए। तो बच्चा इसमें जरूर सृजन करेगा कि हम इसमें क्या सोचें कि ये जोड़ने पर हमारा 6 आए, इसमें क्या भरें। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा क्रियाओं की विशेषताओं को समझने में भी उनकी सहायता करता है। दूसरा ऑप्शन लिखा है दोस्तों, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। तो सृजनात्मकता तो ठीक है दोस्तों, कलात्मक गुण शारीरिक गुण होता है, तो यह पैटर्न नहीं कर पाएगा दोस्तों, इसलिए यह ऑप्शन गलत होता है। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना, ये तो उच्च शिक्षण संस्थान से संबंधित है दोस्तों, ये हमारा गलत हुआ। चौथा है सुडोकू पहेलियों को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ये भी उच्च शिक्षण से संबंधित है। उच्च मतलब कहने का मतलब है उच्च प्राथमिक या उच्च लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रकार हमारा पहला ऑप्शन सही होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है योग और व्यकलन पर आधारित शब्दों। योग का मतलब होता है जोड़, व्यकलन का मतलब होता है घटाना। जोड़ और घटाना पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन का शीर्षक। दोस्तों ये कह रहा है कि जोड़ और घटाने पर आधारित कुछ शब्द दिए जाएंगे सवालों को हल करने के लिए और विद्यार्थियों की वहाँ योग्यता को जांचना है, मतलब आकलन करना है। आकलन का मतलब होता है आंकना दोस्तों, के लिए एक शीर्षक का प्रयोग हो सकता है। जैसे दोस्तों योग और व्यकलन को हम पढ़ाने जा रहे हैं, कोई शिक्षक पढ़ाने जा रहा है तो उसके लिए उस बच्चों को आकलन के लिए शीर्षक का नाम क्या रखेगा जिसमें योग और व्यकलन पूरा समाहित हो जाए दोस्तों। तो आइए देखते हैं ऑप्शन को दोस्तों। कह रहा है ऑप्शन नंबर 1 गलत, आंशिक रूप से सही और पूर्णांक। इससे आपको क्या लगता है दोस्तों कि योग और व्यकलन कहीं आ रहा है? नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत होता है। गलत का मतलब गलत, आंशिक रूप से सही का मतलब कुछ सही और पूर्णतः सही का मतलब कि पूरा सही। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा ऑप्शन देख रहा है सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होता है दोस्तों। कह रहा है सवाल का बोधन, बोधन मतलब
सोचना होता है दोस्तों, बुद्धि से उसको जानना होता है, तो सवाल का बोधन करता है दोस्तों। योग और व्याकरण में सवाल दे दिया जाए, फिर उसका निष्पादन की जाने वाली क्रिया की पहचान, मतलब कि वह जोड़ है कि घटाना है कि गुणा है कि भाग है, इसकी पहचान करता है। पहचान करने के बाद क्या करता है दोस्तों, समस्या का गणितीय रूप से निरूपण करता है कि इसको लगाया कैसे जाता है। उसको निरूपण करने के बाद सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण करना, यह इसका शीर्षक रहेगा। तो इसमें सब कुछ आ जाएगा दोस्तों कि योग और व्याकरण के बारे में। तीसरा दे रहा है सवाल बोधन और सही जवाब लिखना। सही जवाब बच्चा जब तक सीखा नहीं है तो सही जवाब कैसे लिखेगा दोस्तों, यहाँ शीर्षक की बात कर रहा है। तो शीर्षक आपको अगर ये रहेगा कि सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना। चौथा है दोस्तों सवाल की पहचान और सही संक्रिया का निष्पादन करना। तो ये भी सही हो सकता है दोस्तों, लेकिन ये सबका मिला जुला आपको तीसरे में मिल जा रहा है सब कुछ चीज़ें, तो हमारा इसीलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही होता है दोस्तों। इनको हम कम कम महत्व देंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ पढ़ाने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। दोस्तों कह रहा है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाना है, उसको पढ़ाने के लिए क्या पढ़ाना है दोस्तों, लंबाई की विभिन्न इकाइयों के बारे में बताया है कि लंबाई का मात्रक क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में बताना है। तो एक शिक्षक कक्षा में कौन सी सामग्री ले जाएगा, इसको पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए ऑप्शन से हम देखते हैं। लिखा है विभिन्न इकाइयों का चार्ट, ये भी सही हो सकता है दोस्तों, लेकिन आगे हम देखते हैं। दूसरा लिखा है सेंटीमीटर वाला रूलर और मापने वाली टेप। तीसरा लिखा है विभिन्न इकाइयों और लंबाइयों वाले रूलर, फुट्टा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। चौथा लिखा है दोस्तों नापने वाला टेप जिसके द्वारा एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो दोस्तों। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होता है दोस्तों। ये क्यों सही होता है अभी इसको बताते हैं दोस्तों। देखिए पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों कि विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। अगर चार्ट हम विभिन्न इकाइयों का उनके सामने बच्चों के सामने रख दे दोस्तों, तो चार्ट से बस हम क्या करते हैं कि उस पर छड़ी से या उंगली रख के हम उसके इकाइयों के बारे में बताते हैं दोस्तों कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटी बराबर 10 मिलीलीटर। तो इस तरह से दोस्तों पहले तो कक्षा 3 का विद्यार्थी है, न सेंटीमीटर के बारे में जानेगा न मीटर के बारे में जानेगा, इसके बारे में वो अनभिज्ञ है। तो यहाँ ऑप्शन दूसरा भी कह रहा है सेंटीमीटर के बारे में बात कर रहा है, तो आपका यहीं से ऑप्शन ही गलत हो जाता है, क्योंकि सेंटीमीटर वाला रूलर वो सेंटीमीटर नापने और अभी उसको इतनी समझ नहीं है दोस्तों कि मीटर सेंटीमीटर क्या होता है। उसको तो अभी कक्षा में ले जाना है और कक्षा 3 के बच्चों को विभिन्न इकाइयों के बारे में बताना है। तो दोस्तों हम इकाइयाँ वो ले जाएंगे जो बच्चा पहले से कुछ प्रयोग किया हुआ है, कुछ जानता हुआ है, अपने परिवेश से सीखा हुआ है। जैसे दोस्तों रस्सी ले जा सकते हैं, रस्सी से नापते हैं, हाथ से नापते हैं। बित्ता के बारे में आप बात कर सकते हैं, बित्ता से बच्चे नापते हैं। चौथा ऑप्शन भी यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि नापने वाली टेप की बात कर रहा है, तो टेप के बारे में बच्चे नहीं जानेंगे। एक तरफ सेंटीमीटर हो, इसके बारे में अभी उनको समझ नहीं है दोस्तों। अभी उनको समझ विकसित करना है लंबाई की इकाइयों के बारे में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, फुट्टा, नापने वाली छड़, छड़ को लोग देखे हैं दोस्तों, पहले से ही जानते हैं। फुट्टा को भी जानते हैं। नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार का मतलब होता है, जो वस्तु की आकृति को बनाता है दोस्तों, वस्तुओं को बनाता है, वो किस प्रकार से नापता है, वो किस चीज़ से नापता है, उसको बच्चे आसपास जरूर देखे रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होता है दोस्तों। ठीक है, आप हमेशा कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 जहाँ लिखा रहेगा दोस्तों उसको ध्यान में देखते हुए हमको प्रश्न करना है। यहाँ साफ साफ लिखा है कक्षा 3 की बात कर रहा है और यहाँ लंबाई की इकाइयों के बारे में अभी समझ पैदा करना है दोस्तों। तो विभिन्न चार्ट और सेंटीमीटर वाले और मीटर वाले की बात ही खत्म हो गई दोस्तों। उसको अभी जानना नहीं है, अभी उसको तो अभी परिचय कराना है। तो कक्षा में शिक्षक विभिन्न इकाइयों वाला रूलर, फुट्टा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग लाई जाती है, इसको ले जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग कर रहा है।
पहली है दोस्तों, मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ, इस गतिविधि का उद्देश्य है दोस्तों। यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है दोस्तों, विद्यार्थियों को दहाइयों और इकाइयों की संकल्पना से परिचित कराना। ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि यहाँ कह रहा है कि एक शिक्षक आधार 10 लिया है और स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग कर रहा है दोस्तों। जब पहेली का प्रयोग कर रहा है दोस्तों, इसका मतलब कि इसके बारे में बच्चों को पहले से ही बता चुका है और पढ़ा चुका है कि आधार 10 और स्थानीय मान क्या होता है, और यहाँ कह रहा है कि उससे परिचित कराना है। तो ये गलत है दोस्तों। जब तक हम परिचित नहीं कराए रहेंगे तब तक बच्चों से अगला सवाल कैसे करेंगे। जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि बच्चों को हम जोड़ की क्रिया सिखा देते हैं, और जोड़ की क्रिया सिखाने के बाद बच्चों से हम सवाल करते हैं कि 4 टॉफी और 5 टॉफी बताओ बच्चों कितना होता है, तो 9 होता है। इसी तरह हम कई प्रश्न पूछते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हम जोड़ की क्रिया को दृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं, ताकि ये हमेशा के लिए सीख जाए। उसी तरह यहाँ परिचय कराने की बात कर रहा है दोस्तों, तो परिचय अभी नहीं कराना है, पूछने वाली क्रिया कर रहा है। और यहाँ एक पहेली भी पूछ रहा है दोस्तों, उनसे कल्पना करा रहा है कि सोचो कि मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ, इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है। जब ऐसा गतिविधि कर रहा है, बताने के बाद जो चीज़ सिखा चुका है दोस्तों, उस सिखाने के बाद ऐसा गतिविधि कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उस जो क्रिया सिखाया है उस क्रिया को और मजबूत और अच्छे तरह से उसको समझ विकसित करने के लिए ऐसी पहेली का प्रयोग कर रहा है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि कक्षा में कुछ मजा और एकसरता को तोड़ना। एकसरता का मतलब होता है दोस्तों कि लगातार जो काम चल रहा है उसको कुछ मजे करने के लिए तोड़ना। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होता है दोस्तों। मजे के साथ सीखना होता तो हमारा ये सही हो सकता है दोस्तों। जब भी मज़े के साथ सीखना आएगा तो आप उसको सही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है कि कक्षा को तोड़ने की बात कर रहा है और एकाग्रता को तोड़ने की बात कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। देखिए दोस्तों, यहाँ आधार 10 लिया है और स्थानीय मान की संकल्पना करा रहा है एक पहेली के द्वारा दोस्तों, तो इसका मतलब कि इसको दृढ़ कर रहा है, मजबूत कर रहा है कि इस प्रकार से हम बच्चों को पूछ पूछ के जो क्रिया सिखाएं उस क्रिया में एकदम अव्वल ला दें। अगला है योगात्मक आकलन करना दोस्तों। योगात्मक आकलन का मतलब होता है दोस्तों, आकलन अभी बता दिए कि दोस्तों कि आंकना, जैसे हम जो उदाहरण अभी बताए हैं दोस्तों कि एक बच्चा को 4 और 5 टॉफी जोड़ने के लिए कहेंगे तो 9 बताएगा। तो पहले बता चुके होंगे कि जोड़ा कैसे जाता है, इस प्रकार से उसके बाद हम प्रश्न करते हैं दोस्तों। तो उनका योगात्मक आकलन करने की बात कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ दोस्तों। ठीक है, यहाँ जो दिया है उत्तर, जो प्रश्न में दिया है उसी के अनुसार हमको उत्तर ढूंढना है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों यह पूछ रहा है प्रश्न कि सबसे उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब होता है सबसे बढ़िया या सबसे ठीक। व्यूह रचना का मतलब होता है दोस्तों रणनीति। व्यूह रचना का मतलब होता है रणनीति, या हम योजना भी कह सकते हैं दोस्तों। कोई भी कार्य करने से पहले जो योजना बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, उसी की बात कर रहा है दोस्तों कि सबसे उपयुक्त व्यूह रचना मतलब कि सबसे उपयुक्त रणनीति जिसका प्रयोग कर हम धनराशि की योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। इसमें से कौन सी वह क्रिया है दोस्तों कि जिसको करने से हमें योग की कुशलता को बढ़ावा मिलता है और योग की कुशलता में हमें निपुण होने में सहायता मिलती है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। पहला है सूचना संप्रेषण, आईसीटी का प्रयोग करना। दोस्तों आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन माने होता है दोस्तों सूचना, कम्युनिकेशन माने होता है संप्रेषण, और टेक्नोलॉजी का मतलब तकनीक है दोस्तों। तो यह तो प्रयोग हो रहा है दोस्तों, लेकिन उच्च शिक्षण में और प्राइमरी शिक्षण में भी हो रहा है, लेकिन दोस्तों इसके प्रयोग से हमारी योग की कुशलता को आत्मसात नहीं मिलेगा दोस्तों। आत्मसात का मतलब होता है पूरी तरह से अपने अंदर
या पूरे तरह से अधिकार कर लेना या पूर्ण रूप से अपने अंदर समाहित कर लेना या आत्मसात का मतलब होता है दोस्तों। यहाँ कह रहा है बस हमको देखना है योग की कुशलता किससे बढ़ावा मिलेगी। संप्रेषण का मतलब होता है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं संप्रेषण का मतलब होता है दो लोगों के बीच बातचीत की क्रिया को ही संप्रेषण कहते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी से भी इस प्रकार के संप्रेषण को बढ़ावा मिल रहा है दोस्तों। जैसे ऑनलाइन कोचिंग चल रही है, ये एक संप्रेषण का हिस्सा है। सूचना का मतलब होता है दोस्तों कि सूचना का आदान प्रदान करना, किसी की कही हुई बात को किसी और के यहाँ पहुँचाना, ये सूचना कहलाता है दोस्तों। तो ये हम देख रहे हैं कि ये पूरे टेक्निकल है और टेक्निकल का ज़माना आ जा रहा है दोस्तों। उच्च शिक्षाओं में आप ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, प्राइमरी में भी ऑनलाइन की बात हो रही है क्लास चलने की। लेकिन इससे क्या हमारा योग की कुशलता प्राप्त हो सकती है दोस्तों? नहीं, ये हमारा ऑप्शन नंबर गलत हुआ दोस्तों। चौथा कह रहा है प्रतिरूपों का प्रयोग करना दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, योग की कुशलता के बाद की क्रिया है प्रतिरूपों का प्रयोग करना। प्रतिरूपों का मतलब होता है पैटर्न का प्रयोग करना। जैसे दोस्तों पैटर्न का मतलब रीजनिंग होता है एक तरह से, जो रीजनिंग आप लोग करते हैं वो भी एक पैटर्न पे ही आधारित होता है दोस्तों। तो आइए एक उदाहरण से देखते हैं दोस्तों कि 1+3 बराबर हम ले लेते हैं तो 4 होता है। अगर 2+4 करते हैं तो हमारा 8 आता है। और इसी तरह हम 3+5 करते हैं तो हमारा आता है 14। और इसी तरह अगर हम अगला क्रम पूछते हैं दोस्तों इसमें कि 4+6 बराबर क्या आएगा, ये एक पैटर्न होता है दोस्तों। और यह क्रिया योग आप देख सकते हैं कि योग की क्रिया के बाद की है। जब तक आप योग में कुशल नहीं होंगे, इस क्रिया को नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो योग की कुशलता की बात कर रहा है कि कुशलता को कैसे बढ़ावा मिले, उसको कैसे आत्मसात किया जाए, उसकी बात कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पैटर्न को आप देख सकते हैं कि एक रीजनिंग है, 1 का वर्ग +3 बराबर 4, 2 का वर्ग +4 बराबर 8, 3 का वर्ग +5 बराबर 14। तो इसी तरह आ जाएगा 4 का वर्ग 16 +6 बराबर 22। तो इस तरह से तो हम एक पैटर्न लिए दोस्तों। और ये पैटर्न को कब हम जान सकते हैं, जब हमें योग की पूर्ण रूप से कुशलता प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होता है, क्योंकि योग की कुशलता के बाद की क्रिया है। तो यह ऑप्शन हमारा क्या हुआ, गलत हुआ दोस्तों। अब तीसरा ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन कह रहा है दोस्तों भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। ये ऑप्शन हमारा सही होता है दोस्तों। हम बता रहे हैं क्यों सही होता है। भूमिका निर्वाह मतलब रोल प्ले, मतलब यह अभिनय करने की एक क्रिया है दोस्तों। कह रहा है कि अगर योग की कुशलता के कोई गतिविधि करा के हम खुद उसमें अभिनय करते हैं तो उसमें हमें कुशलता पाने में और अधिक सफलता मिलेगी। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि भाषण ही देना है, तो भाषण देने के लिए पहले हम रचना करते हैं, शब्दों को लिखते हैं, एक व्यूह रचना योजना बनाते हैं कि कब जाएंगे, कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे। उसी प्रकार से वास्तविक रूप में जाने से पहले हम ही उसको एक कमरे में या रूम में उसको बंद करके बार बार बोलना। अब ठीक उसी प्रकार से अभिनय करना कि हम जनता के सामने भाषण दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है दोस्तों कि आपके अंदर उस भाषण देने की कुशलता आ जाती है, उसको आप आत्मसात कर लेते हैं और उस भाषण पर आप पूरी तरह अपना अधिकार जमा लेते हैं। उसी तरह बात करा योग की कुशलता की बात, तो योग की कुशलता की कोई गतिविधि करा के अगर हम रोल प्ले कराते हैं, वहाँ बच्चों को भूमिका निर्वाह अभिनय का अवसर देते हैं दोस्तों, तो उससे बच्चे योग की कुशलता को आसानी से सीख जाएंगे और आत्मसात भी कर लेंगे, अपने अंदर पूर्ण योग की कुशलता को पूर्ण तरह से अपना लेंगे या समाहित कर लेंगे दोस्तों। और चौथा दिया है बहुत सारे सवाल, तो ये बता ही चुके हैं दोस्तों कि बहुत सारे सवाल, बहुत सारे अभ्यास, बहुत सारे काम देकर बच्चों को कुछ नहीं होगा, वो ऑप्शन गलत होता है, निगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आ गया हमारे सामने, देखते हैं। लिखा है दोस्तों कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृति के क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है दोस्तों। फिर परिचित की बात कर रहा है दोस्तों, परिचित ही कराना है। इसका मतलब क्षेत्रफल के बारे में बच्चे बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनको बताना है कि क्षेत्रफल होता क्या है। उसको परिचित कराने के लिए दोस्तों हम उस वस्तुओं को उनके सामने रखेंगे जो अपने परिवेश में देखे हैं, जिसको जाने हैं, जिसको सुने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहले ऑप्शन को देखते हैं और इस सवाल को हल करते हैं। लिखा है
इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना, ये सही हो सकता है दोस्तों, लेकिन आगे देखते हैं, शायद इससे अच्छा मिल जाए हमें। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। यहाँ कह रहा है दोस्तों आयत के क्षेत्रफल की सूत्र, ये यहाँ गलत हो गया दोस्तों। यहाँ अभी क्षेत्रफल के बारे में परिचय कराना है दोस्तों, तो सूत्र कैसे उनको याद दिला देंगे, अभी क्षेत्रफल क्या होता है इसके बारे में बताना है दोस्तों, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया गलत। और चौथा कह रहा है आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र, यहाँ भी सूत्र की बात कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों। और हमारा ऑप्शन बचा दूसरा, बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। हम आपको बताएं कि जो परिवेश में बच्चा जानता है उसको प्रयोग करेंगे, जैसे हथेली के बारे में जानता है दोस्तों, पत्ती के बारे में जानता है, पेंसिल के बारे में जानता है, और उससे वह पढ़ने में रुचि भी लेगा दोस्तों। और पहला कह रहा है गणना करना, गणना भी एक तरह से आकृतियों की क्षेत्रफल का गणना करना गलत है। अभी तो क्षेत्रफल के बारे में परिचय कराना है दोस्तों। गणना करने का मतलब हो गया कि वह उसके बारे में जानता है, गणना करना ही, हर क्रियाओं को करना ही गणना कहलाता है दोस्तों। तो वह गणना भी नहीं जानता है, अभी उसको क्षेत्रफल के बारे में परिचित कराना है, तो परिचित हम इन वस्तुओं से करा सकते हैं दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया 2। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, इसका मतलब एनसीएफ की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कड़ा एक तरीका शामिल होता है। कह रहा है दोस्तों कि एनसीएफ 2005 यह मानती है कि तर्कड़ा और चिंतन गणित में एक तरीका शामिल होता है। गणित का एक तरीका है दोस्तों गणित को हल करने के लिए, ये दोनों शब्द चिंतन और तर्कड़ा। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों, ये पूछ रहा है कि चिंतन और तर्कड़ा गणित में हम किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहला ऑप्शन लिखा है दोस्तों, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक देना। बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक हम कई बार बता चुके हैं दोस्तों, ये निगेटिव होता है, ये ऑप्शन हमारा गलत हुआ। विद्यार्थियों को समझ विकसित करना है, न कि उसको बोझा लादना है, बहुत सारे काम देना, बहुत सारे सवाल देना, बहुत सारे अभ्यास कराना, ये जहाँ भी रहेगा दोस्तों ये गलत होगा। अब ऑप्शन नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, ये भी गलत है दोस्तों। विद्यालय में हम बच्चों को कुछ नहीं बता सकते हैं, तो हमको कोचिंग देने से क्या होगा दोस्तों, ये भी ऑप्शन गलत होगा। कोचिंग देना इसका मतलब हमारे विद्यालय की व्यवस्था फेल हो जाना दोस्तों, तो हम व्यवस्था को फेल नहीं करना है, उसको अच्छा रखना है। कोचिंग देना एक निगेटिव पॉइंट है दोस्तों, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हुआ। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन कह रहा है दोस्तों, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करना। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर एक बच्चे में चिंतन और तर्कड़ा करना है तो खोजबीन उपागम का प्रयोग करना होगा दोस्तों। जैसे यहाँ हम किसी पहेली से भी बच्चे के अंदर चिंतन और तर्कड़ा करा सकते हैं दोस्तों। कोई पहेली दे दें तो बच्चे क्या करता है, चिंतन करने लगता है, चिंतन करके तर्क लगाता है कि ये चीज़ हो सकती है सर जी, ये चीज़ हो सकती है, कई चीज़ें सोच सोच के बच्चे बताते हैं, तो वहाँ खोजबीन का उपागम बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। फिर हस्तचालकों का प्रयोग, हस्त माने हाथ होता है दोस्तों, इसलिए ऐसी गतिविधि का प्रयोग करना जिसमें उनके हाथों की भी क्रिया शामिल हो दोस्तों, इसी को कहते हैं हस्तचालकों का प्रयोग। फिर दिया है दोस्तों, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ऐसा प्रश्न उनके सामने रखना जिससे उनकी कल्पना को वास्तविक जीवन के बारे में सोचना पड़े। जो परिवेशी वातावरण से सीख के आए हैं दोस्तों, उसको जोड़ते हुए हम सिखाएंगे तो बच्चे बहुत आसानी से सीखेंगे। फिर विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना और एक चर्चा सभा करना दोस्तों, उसमें शामिल करना। उसके बाद जब चर्चा सभा होती है तो बच्चे खुल के सक्रिय होते हैं दोस्तों, और खुल के क्रिया में भाग लेते हैं और अपने व्यक्तिगत अनुभव को भी शेयर करते हैं दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और अच्छा प्रश्न भी था। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा दोस्तों। चौथा दे रहा है कि गणित की पाठ्य पुस्तकों को पुनर्लेखन,
गणित के जितने भी पाठ्य पुस्तक हैं उन सब का पुनः लेखन मतलब पुनः लिखना दोस्तों। तो पुनः लिखना से कोई संबंध नहीं है दोस्तों, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हुआ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा है भिन्न का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियां बहुत आम बात है। जो भिन्न है दोस्तों 2/3 प्लस 2/5 बराबर 4/10, यह भिन्न पढ़ा रहे हैं दोस्तों। और यह देखते हैं कि बच्चों में यह सामान्य प्रकार की स्थिति है कि ऐसी गलती करते हैं। श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक मतलब वो जान गए दोस्तों कि ऐसी गलती करते हैं, तो उसको सुधारने के लिए शिक्षक को बच्चों के प्रति कौन सा कार्य करना चाहिए उसी को लिख रहा है दोस्तों। उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण वह शिक्षण होता है दोस्तों कि बच्चों की कमियों को जानने के बाद उस कमियों को सुधारने के लिए जो शिक्षण जो कार्यविधि का प्रयोग करते हैं उसी को हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं दोस्तों। अब पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है दोस्तों, हर के लघुत्तम समापवर्त लस की संकल्पना को स्पष्ट करना। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास देना। अधिक फिर आ गया दोस्तों अधिक अभ्यास, ये ऑप्शन हमारा यहीं गलत हो जाता है। आप इसको हमेशा डिकोड करते रहिए, इसको जानते रहिए, यह एक ट्रिक है और आपके समय को भी बचाता है दोस्तों। तीसरा है ऑप्शन, असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना, बाद में समान प्रकार के सवालों को अभ्यास कराना। करा दोस्तों असमान भिन्न के योग, असमान भिन्न के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना। ये भी गलत है दोस्तों। चित्रात्मक कह रहा है, चित्रात्मक प्रतिरूप देना, चित्र के माध्यम से हम बताएंगे, असमान भिन्नों का योग कराएंगे दोस्तों। हमको प्रश्न के अनुसार चलना है। ये प्रश्न में ये चीज़ दिया है दोस्तों, तो ये क्यों गलत हो रहा है इसको समझना है, ये भी गलत है दोस्तों। चौथा ऑप्शन है दोस्तों, विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना, अपने मेहनत न करना विद्यार्थियों को देना, ये गलत होता है दोस्तों। ठीक है, और सवालों का अभ्यास कराना, देखिए फिर अभ्यास आ गया, ये गलत हो गया दोस्तों। और ऑप्शन हमारा एक सही होगा दोस्तों, क्योंकि हमें हमारा ऐसा भिन्न लस के वजह से गलत हो रहा है दोस्तों। जो लघुत्तम समापवर्त को स्पष्ट कराना है दोस्तों बच्चों को, ये हमारा 3 और 5 का लसा होता है 15 दोस्तों, लेकिन यहाँ लसा आया आपका 10, इसलिए हमें लसा की संकल्पनाओं को स्पष्ट कराना होता है दोस्तों। हम आपको बता चुके हैं कि जो प्रश्न कर रहा है उसके अनुसार उत्तर देना है। उत्तर आप तीसरा नंबर देखेंगे कि लंबा चौड़ा है और खूब अच्छा लिखा है तो उत्तर मार देंगे दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा। ये कभी कभी लंबा चौड़ा वाला काम आता है, सभी लोग ट्रिक बताते हैं कि लंबा चौड़ा जो रह ना आए तो उसको मार देना दोस्तों, लेकिन उसको समझने के साथ मारना दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा अगला प्रश्न दोस्तों। लिखा है रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है, उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। दोस्तों ये कह रहा है कि एक रिजुल है, वह गति संवेदनशील है दोस्तों, वह अभी सीखने की गति में है दोस्तों। तो शिक्षार्थी उसकी सीखने की क्रिया को जानती है कि कितना अच्छा सीखता है। ठीक है दोस्तों, लिखा है अधिगम माने सीखना होता है, सीखने की शैली को उसकी शिक्षिका क्या है भली भांति प्रकार से उसको जानती है कि यह बच्चा कैसे सीखता है, क्या कमी है, क्या जल्दी से सीखता है, क्या नहीं सीखता है। इस प्रकार की कई चीज़ों को वह पहले से ही उसके बारे में जानती है दोस्तों। तो लिखा है उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना का चयन करना चाहिए दोस्तों, कह रहा है। चलिए दोस्तों ऑप्शन से देखते हैं इसको। पहला ऑप्शन दिया है कटाव गिनती, आप देख सकते हैं दोस्तों कटाव गिनती, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7 ऐसे 8 तक दिया है दोस्तों। तो इससे गुणा की प्रक्रिया आपको स्पष्ट होती दिखाई दे रही है दोस्तों।
आप खुद जान सकते हैं कि हमको कटाव की गिनती गिनने से हम कैसे गुणा की प्रक्रिया को, यहाँ गुणन की प्रक्रिया की बात कर रहा है दोस्तों, उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करना है कि गुणा कैसे करेगा, उसको समझाना है कि गुणा होता क्या है दोस्तों, उसके बारे में बेसिक समझ पैदा करना है। तो गिनती गिनने से गुणा की प्रक्रिया को हम नहीं जान पाएंगे दोस्तों, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन कह रहा है दोस्तों आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना, ये सही हो सकता है दोस्तों। आगे भी देख लेते हैं। सभी पहाड़ों को याद करने के लिए कहना, देखिए दोस्तों याद करने पर बल देना ये हमेशा गलत होता है। बल देना, कहीं भी बल देना आ जाए तो वो निगेटिव पॉइंट होता है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान में रखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, पहाड़ों को याद करने के लिए कहना और उस पर बल देना है बिल्कुल गलत हो गया दोस्तों। चौथा ऑप्शन है 2, 3 आदि के गुणज प्राप्त करने के लिए दो भिन्न रंग वाले मोती और धागे का प्रयोग करना। तो ये भिन्न वाले मोती और धागे का प्रयोग करने से हमें गुणन की प्रक्रिया का समझ विकसित नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यह तो एक समूह को बताता है कि इतने रंग का इतना समूह है, इतने रंग का इतना समूह है। इसको गुणा करने की प्रक्रिया इसमें नहीं आ पा रही है दोस्तों, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ हम आपको दिखा सकते हैं कि जैसे हम कहें कि 2 गुणे 3 करना है दोस्तों, तो हम 2 रेखाएं ऐसे खींचते हैं दोस्तों, जो लिखा है आड़ी और तिरछी रेखाओं खींचना, ऐसे खींच के या फिर गुणे 3 करना है तो 3 रेखाएं इस तरह से खींचते हैं दोस्तों, और इसके प्रतिच्छेदन बिंदु को गिनते हैं तो हमारा उतना ही आता है जितना गुणा करने पर आएगा। इससे इस क्रिया को देखकर बच्चा सक्रिय भी रहेगा करने में और इसको गिनने में भी उसको मजा आएगा और इस क्रिया को सीख जाएगा कि 2 गुणे 3 बराबर होता है 6 दोस्तों। और यही क्रिया प्राइमरी में अपनाई जाती है दोस्तों। कक्षा 3 में तो हम पढ़ा चुके हैं और इस क्रिया को भी बता चुके हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही सीरीज का लास्ट सवाल खत्म होता है दोस्तों, और आगे मिलते हैं दूसरे सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।